आवाज करिए। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए आ जाइए। और आज हम आपको सेकेंड क्लास करवाएंगे अपना नया बैच का, और वो है 349907 बैच, है ना। 07 बैच का मतलब ये हुआ कि ये जो बैच है इसका नंबर है 07, इसलिए आप लोग अगर केडी लाइव ऐप से खरीदोगे तो 07 नंबर बैच खरीदोगे, ठीक है। अब सुनो बेटा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूं कि 07 बैच में हम लोग क्या क्या करेंगे। एक तो मैं आपको एक छोटा इंफॉर्मेशन दे दूं, आज रात को 9:30 बजे मैं इन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है दिल्ली पुलिस में। इसका डिस्कशन आज रात को 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा। और मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जाम्स में आ जाऊं। सबसे पहले बेटा आप लोग देखो, इस बैच को अगर आपको खरीदना है तो मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का तरीका बता देती हूं। सबसे पहले आप लोग इस केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो। हमारे इस ऐप को आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करोगे तो आप देखना बहुत सारे बैचेस जो न्यू है वो फीचर्ड बैचेस में होंगे। माई बैचेस में भी अलग से कुछ बैचेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। कुछ बैचेस आपके मिनी बैचेस है जो जीएस के अंदर जाके आप खरीदना चाहते हो। भाई मैं हिस्ट्री खरीदना चाहता हूं, मैं पॉलिटी खरीदना चाहता हूं, वो जीएस स्पेशल बैच 05 के अंदर मिनी बैच के रूप में है। तो आप पूरा अच्छे से उनको देखो, फीचर्ड बैचेस में और माई बैचेस में, दोनों में अच्छे से देखो आप। सबसे पहले अगर 3499 वाला बैच लेना है तो आपको वहां पे दिखेगा 07 नंबर बैच 3499। आप उसमें जाओगे और उसको आप परचेज करोगे। और आपको मैं बता दूं, केडी लाइव ऐप को आप जाके डाउनलोड करोगे, ठीक है। सबसे पहले ये बफरिंग हो रहा है, 1 सेकेंड बेटा, बफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़े दिनों बाद बच्चे थोड़े से टेंशन में आएंगे, ठीक है। क्या हो गया? बच्चे कुछ टेंशन में आएंगे, इसलिए मैंने उस समय एक सेल्फलेस इनिशिएटिव ऑफ टीचर्स एसोसिएशन बनाया था और मैंने कहा था सब टीचर्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे ताकि बच्चे संभले रहे और पढ़ते रहे, पैसे हो चाहे नहीं हो पढ़ते रहे। लेकिन टीचर्स, मैंने देखा कि बाहर के टीचर्स इंटरेस्ट नहीं लिए, तो मैंने इसको केडी लाइव में और केडी कैंपस में शुरू कर दिया। बेटा आप देखोगे केडी कैंपस के चैनल में रोज 6 से 7 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, इसीलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब केडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में हमने एक सेल्फलेस इनिशिएटिव बाय टीचर्स ऑफ केडी कैंपस शुरू कर दिया है। सब लोग हम लोग ज्ञान दान दे रहे हैं, इसीलिए निश्चिंत होकर आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। नए बैच के बारे में जो मैं बता रही हूं बेटा, पहले तो आपको केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और जाके 07 नंबर बैच परचेज करना पड़ेगा, जिसका है 3499। अब कुछ लोग पूछते हैं इसमें क्या होगा, क्या क्या कराओगे आप? बेटा जितने भी एग्जाम से, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम से, चाहे वो एयरफोर्स का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आता हो, चाहे टीचर्स का हो, DSSB का हो, सारे एग्जाम्स जितने भी हैं सबको हम इसमें लेके चल रहे हैं। और मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जाम, कुछ बच्चों ने कहा है कि मैम पहले हमें बता दीजिए स्कीम ऑफ एग्जाम्स क्या है। तो बेटा मैं सारे स्कीम ऑफ एग्जाम्स आज नहीं बता सकती हूं, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सबसे पहले आपको स्कीम ऑफ एग्जाम्स बता दूं इसके बारे में। बेटा मेरा देखो, मेरे जो बैचेस है, मेरे 4 अलग अलग बैचेस है। पहला स्पोकन इंग्लिश है, जिसमें इतने ग्रामर की जरूरत नहीं है। स्पोकन इंग्लिश करना सीखना है आपको, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो स्पोकन इंग्लिश का जो 2nd नंबर बैच आया है वो ले लो, ठीक है। आप कहोगे मैम मैं थोड़ा सा हाई लेवल इंग्लिश भी बोलना चाहता हूं, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं द हिंदू भी पढ़ सकूं, मैं चाहता हूं मेरे पास वोकैब का एक ऐसा लेवल हो कि मैं कभी चाहूं तो इकोनॉमी डिस्कस कर सकूं, पॉलिटिक्स डिस्कस करूं। बेटा आप कंपल्सरी इंग्लिश का बैच ले लो, क्योंकि उसमें स्पोकन भी इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। यानी पढ़े लिखे लोग, जो घरेलू महिला नहीं है, जो छोटे बच्चे नहीं हैं, वो स्पोकन इंग्लिश ले ले के साथ कंपल्सरी इंग्लिश भी ले ले। इससे क्या होगा, वो हाई लेवल डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कहोगे मैम हमको सिर्फ सीजीएल मेंस तक का या पीओ तक का दिखा दो कि जो मैं कर लूं, तो आप 1999 का बैच ले लो। और अगर कहोगे नहीं, अगर आप सारा का सारा सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हो तो
आपको सबसे पहले याद रखना, सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हो तो आप 3499 का बैच लो, ठीक है, क्लियर। अब आओ स्कीम ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें बेटा, देखो जरा ध्यान से, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जरा देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 1 मिनट रुकना बेटा, क्या हो गया, 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए सीजीएल का टियर 1 और टियर 2 का ध्यान से सुनो, डिटेक्टिंग एरर 2 है, इसमें 20 है, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट सिर्फ 2 है, इसमें 20 है। देख रहे हो 10-10 गुना बढ़ रहा है सबका, जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो 10 गुना बढ़ रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स लेकिन 2 है तो इसमें 5 ही है, इसलिए ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन 2 है, इसमें 10 है, ये ध्यान दो। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, यानी कि प्री के लिए आप सिनोनिम एंटोनिम रटते हो, मेंस के लिए आपको जरूरत नहीं होता ज्यादा रटना, जो है पढ़ लिया वही काम चल जाएगा। जरा हमें कमेंट्स दिखाइए। स्पेलिंग्स की बात अगर करोगे तो 2-3 यानी कि ज्यादा नहीं है, ठीक है ना बेटा। प्रशांत आप एक ही चीज रटे चले जाते हो बेटा, दूसरों को तो मौका दो पूछने का क्वेश्चंस, ऐसे नहीं करो आप लोग, एक ही क्वेश्चन बहुत बार मत करिए, ठीक है। मेडिकल होता है, भले आप लोग नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन भी देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब टियर 1 में अगर पैराग्राफ की बात कर रहे हो तो आप आ जाओ रीडिंग पोर्शन की बात। रीडिंग पोर्शन भी 10 गुना बढ़ रहा है, और क्लोज टेस्ट का भी देखो 5 से सीधा आ गया 30, और क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ 5 मार्क्स का होता है, खाली 5 मार्क्स का, लेकिन यहां पे 25-30 मार्क्स का हो गया, यानी कि 55 मार्क्स, यानी 5 का 55 हो रहा है, देख रहे हो, और यहां पे 2 का 20 हो रहा है। रीडिंग पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए हम इस बैच के साथ, जो आपका प्रेजेंट बैच है 07, उसके साथ हम आपको 60+ टेस्ट पेपर्स भी दे रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूं कि ज्यादा दिन तक हम लोग ये अवेलेबल नहीं कराएंगे, इसीलिए एडमिशन्स जो ले रहे हैं वो फटाफट ले लो, क्योंकि 06 बैच वाले भी जो लेट एडमिशन्स लिए थे उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग 3 से 4 दिन ही शुरू में खुला रखते हैं ये चीज को, ठीक है। इसमें आपको पूरा सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करेंगे, क्लोज टेस्ट कैसे करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं, यानी मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वो भी 3-4 होंगे आपके, प्री के काफी होंगे, CHSL के 5 होंगे, और PO के 5 से 7 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। 06 और 07 बैच में कोई अंतर नहीं बेटा। कंपल्सरी इंग्लिश का फी 3999 है, ये सब फीस वगैरह वहां पर जाके देख लो ना बच्चा आप लोग, ठीक है। अब देखो, अगर आप कहोगे कि मैम CGL का ये है तो हम CPO दे रहे हैं, तो बेटा CPO दे रहे हो तो सिर्फ ये 25 का 50 हो गया, बस। कैसे 50 होगा, इसमें आप ध्यान रखना, इसमें 5 सिनोनिम हो जाएगा, 5 एंटोनिम हो जाएगा, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 20 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ गया, क्लियर। यानी कि 1-1, 2-2 जो था पहले, यानी कैसे हुआ CPO का, तो बेटा अगर CPO की बात करोगे तो सिनोनिम यहां पे 3 और ऐड हो गया, एंटोनिम 3 और ऐड हो गया, ये भी 3 ऐड हो गया, ये भी 3 ऐड हो गया, ठीक है। डिटेक्टिंग एरर भी 5 हो जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी 5 हो जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी 5 हो जाता है, यानी कि सब ऐड होता चला गया, और ऐसे करते करते ये 25 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन हो जाता है अगर CPO की बात है तो। मेंस में बेटा 200 रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच देवेंद्र, थैंक यू सो मच, 47.5 जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना बेटा आप लोग को 200 में 200 टारगेट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 196 मेरा स्टूडेंट लाया हुआ है, जो आप कह सकती हूं मैं कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसका सीधा 202 पहुंच गया, नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 में 202 कैसे देख रहे हो। नेक्स्ट आओ, UFM का चक्कर क्या बेटा मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी मुझे आगे पढ़ाने दो। CHSL टियर 1 की अगर हम बात करें बेटा, बिल्कुल वही सेम पैटर्न है, 25 क्वेश्चन देख लो। और टियर 2 में तो फिर उनका क्या होता है, टियर 2 में वो जाके डिस्क्रिप्टिव बैच देते हैं, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से,
स्टेनोग्राफर, कुछ लोग स्टेनोग्राफर किए होते हैं, बेटा कुछ भी नहीं है स्टेनोग्राफर में, सेम पैटर्न। मुझे एक भी चीज बता दो जो अलग है। देखो जरा, पेमेंट नहीं हो रहा है बेटा, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है पेमेंट, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, पेमेंट नहीं हो रहा है, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, online@kdcampus.org में मेल कर दो, नहीं तो 9555108888 में कॉल कर दो, और नहीं तो 8860333003 पर बेटा खाली इसमें तो खाली व्हाट्सएप करना, ठीक है ना। इसमें 330008 और 0003 आप जो भी चाहो उसमें आप खाली व्हाट्सएप करना, ठीक है, इसमें खाली व्हाट्सएप करना, इसमें आप फोन कर सकते हो। और सबसे अच्छा होगा कि मेल करोगे, आपको लिंक वगैरह सेंड कर देंगे कि कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ। देखो स्टेनोग्राफर में कुछ भी अलग नहीं है, खाली क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, सीधा वो 25 का 100 कर दिया, और कुछ नहीं बेटा। वैलिडिटी 1 साल की है, और ये बैच जो चलेगा ये चलेगा आपको करीबन 6 से 7 महीने। सीडीएस का देखो, सीडीएस में 2-3 अलग चीजें हैं। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना किसी भी एग्जाम में नहीं आता, इसमें आता है, ठीक है, इसमें आएगा। दूसरा सेंटेंस अरेंजमेंट में, इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट और वर्ड अरेंजमेंट ये दोनों अलग होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट और वर्ड अरेंजमेंट। नीलेश शुक्ला थोड़ा सा रुक जा बेटा, थोड़ा कॉल्स बहुत हैवी हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, सब हो जाएगा। सब रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जितनी बार चाहो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, और पूरा 1 ईयर का वैलिडिटी होगा, उसका आपको टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरा जो अलग चीज है जो दिखेगा आपको सीडीएस में, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं पर आता है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना, जो इस बैच में आपको कराऊंगी मैं, अदरवाइज वो एसएससी में नहीं आता, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। क्या बोला मैंने? सेंटेंस अरेंजमेंट और वर्ड अरेंजमेंट ये है जो अलग अलग इसमें है, एसएससी में सेम होता है, मतलब सेम एक साथ ही आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना इसमें आता है जो किसी में नहीं आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो इसमें आता है और किसी में नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए आप देख लो, जैसे DSSB में टीचिंग में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आता है, ठीक है, बाकी नहीं होता। क्लियर? ये आपका जो मैंने आपको बताया, ये आपको मैंने जो बताया है वो स्कीम ऑफ एग्जाम बताया है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको आज जो डिस्कस किया, सिर्फ 4 स्कीम ऑफ एग्जाम डिस्कस किया है, CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर और CDS। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। अब आओ मैं आपको सिलेबस बता दूं। बेटा देखो, ईमानदारी से आपको मैं बता दूं सिलेबस क्या है, ताकि आप लोगों को एक इश्यू ना हो। सबसे पहले ये कॉमन सिलेबस है, देखो ये कॉमन सिलेबस है आपका, एक सेकेंड, ये कॉमन सिलेबस है। इसके अलावा जो मैंने आज कहा आपको कि एक तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस प्लस आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब चीजें हैं जो इस बैच में एडेड है, जो आपको एक्सक्लूसिवली इस बैच में मिलेगा, अलोंग विथ जो वोकैब है, विजुअल वोकैब है, विजुअल वोकैब भी इसमें ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको अभी स्कीम ऑफ एग्जाम दिखाया, जरा बताओ आपको महसूस नहीं? ये सारा मैं डाल दूंगी आपका, निश्चिंत रहो। आपके वो जो पीडीएफ का मैंने बताया था, मैं अभी बता दूंगी फिर से पीडीएफ कैसे निकालना है आपको। देखो, डिटेक्टिंग एरर वही जो बताया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट बोल दो, पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग्स। ये है जो कॉमन सिलेबस है, जो सारे एग्जाम्स का कॉमन है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सेंटेंस अरेंजमेंट को ही हम कह सकते हैं सेंटेंस ओब्लिक वर्ड अरेंजमेंट। राइट, समझ में आ गया? ये आपका
पैटर्न फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ये भी मैं आज आपको उसी में डाल के दे दूंगी आपको। अब आप कहोगे कहां से निकालना है, तो याद रखना, एक सेकेंड, आप सबसे पहले हमारा ऐप को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से जाके? आप जाओगे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। जब आप ऐप खोलोगे तो आपको यहां पे एक हेडफोन का आइकन दिखेगा, उसी के अंदर जाओगे। जब इसको खोलोगे तो यहां पर आपको लास्ट में मीडिया सेंटर दिखेगा, और इस मीडिया में जब जाओगे आप तो आपको पीडीएफ सारा दिखेगा। आपको जिस सब्जेक्ट का पीडीएफ निकालना, वहां पे जितने फ्री बैचेस के पीडीएफ है वो सब वहां मौजूद है, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग चलते हैं, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसी में आगे बढ़ेंगे, एंड दैट इज सेंटेंसेस। ठीक है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक जो बता दिया बेटा उसको रिपीट मत कराना, ठीक है। 2021 की तैयारी बेटा 2020 में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं, आप फ्री में पढ़ाने की बात कर रहे हो तो फ्री में मैं रात को 10 बजे पढ़ाती हूँ। अभी फिलहाल जो 3-4 दिन मेरा क्लास चलेगा इसमें, तो मैं रात को 10 बजे नहीं आऊंगी। उसके बाद जैसे इसका तीनों हमारा डेमो खत्म हो जाएगा, परसों मेरा इसका डेमो खत्म हो जाएगा, तो परसों के बाद फिर मैं आपको रात को 10 बजे कुछ ना कुछ लेके, रात को 10 से 11, मैंने कहा ना आपको, मैं कोशिश यही करती हूं कि मैं आपको फ्री में भी 1 घंटा दे सकूं, तो वो आप निश्चिंत रहो, वो तो दूंगी मैं, ठीक है। लाइव नहीं पढ़ पाओगे बेटा, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखो, जितनी मर्जी जितनी बार चाहो उतना देखो, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था सेंटेंसेस, है ना। क्या कहा था कि भाई जब कुछ बोलना है तो आप तो ऐसे भी अपनी विचार अपनी माँ से शेयर कर ही लेते हो। बच्चे, जब छोटा बच्चा था कहता मम मम बोला, माँ ने तुरंत पानी दे दिया। भाई माँ और बच्चे का जो रिलेशन है वो तो आंखों से पता चल जाता है बच्चे को, बच्चे का आंखों से ही, कि माँ को कि उसे भूख लगी है ना, और वो उसे दूध पिलाने लगती है। लेकिन बेटा बात क्या है ना, जब आप किसी से कुछ बोलते हो तो आपको उसे एक सेंटेंस में बोलना पड़ेगा। सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब होना चाहिए। इसका मतलब आप मुझसे पूछोगे मैम आप क्या करते हो, तो मैं कहूँ बेटा बैंक का नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा पैटर्न दे दूंगी, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं अभी खाली पैटर्न डिस्कस करते रहूंगी ना बेटा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से 4 एग्जाम का पैटर्न लेके आऊंगी, ठीक है ना, और आपको मैं स्कीम ऑफ एग्जाम फिर उसके बाद पीडीएफ लोड कर दूंगी, निश्चिंत रहो। टियर 3 का बैच बेटा टियर 2 के लगभग आएगा, उसके बाद टियर 3 का बहुत शानदार बैच आता है मेरा, क्योंकि टियर 3 में एक बच्चों के ऑप्शन जो है वो सिर्फ मैं ही हूं, क्योंकि इंग्लिश में मैं आपको बहुत सारे चीजें डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। अभी आप निश्चिंत रहो। इससे पीसीएस क्वालिफाई बेटा आपका मेरा जो जीएस का बैच है उससे ऑफ कोर्स पीसीएस क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि हम आईएएस की प्री लेवल तक क्वालिफाई को कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब आइए सुनो ध्यान से, सेंटेंसेस एंड टाइप्स में मैंने कहा कि आप पूछोगे मैम आप करते क्या हो, मैं कहूंगी आई टीच, बस आई लगाया और टीच लगाया, एक इंफॉर्मेशन दिया ना आपको, क्या कहा, आई टीच। भाई जब मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं ना, तो मैं जो सेंटेंसेस यूज करूंगी वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सब का मैंने बहुत अच्छे से समझा के और हम डिक्लेरेटिव खत्म करा चुके थे, याद करो तो। मैंने कहा था मुझे इंफॉर्मेशन देना है, मुझे अपनी राय पेश करनी है, तो मैं आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस दूंगी, और डिक्लेरेटिव के ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किया था। मैंने कहा था एक आध दुक्का क्वेश्चन आप खुद भी करने की कोशिश करो जो आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। आप बेटा निश्चिंत रहो, मैं आपको समझाती हूँ, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कभी कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ जाए ना बाई चांस, और मुझे लगेगा यार मुझे ऐसा महसूस होगा कि शायद बच्चा को समझ में नहीं आया और शायद मुझे एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो उसको फिर मैं लिख दूंगी, और नेक्स्ट क्लास के पहले जब आपको ये प्रिंट आउट मिलेगा तो वो जो मैं हाथ से लिखूंगी ना वो प्रिंटेड में मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। बेटा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बात कर रहे हो, बेटा अभी रुक जाओ, मैं आज रात में सब कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है, अभी थोड़ा सा रुको। अब सुनो,
मैं आपको इसमें से जो क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे वो बाद में मैं आपसे जो भी प्रॉब्लम होगा बाद में पूछ लूंगी। अब आइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस पूछता है। क्या करेगा ये प्रश्नात्मक होता है, ये क्वेश्चंस पूछता है ना। और अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होना चाहिए। एंड व्हाट इज इन्वर्जन? अब ये नया वर्ड आया है, ये क्या है ना? क्या बोला मैम ने कि ये क्वेश्चन पूछता है। भाई इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछेगा ही। इंटरोगेटिव का मतलब हुआ इंटरोगेशन। देख तो कहते ना, पुलिस उसे उठा के ले गई इंटरोगेशन करने। इंटरोगेशन क्या? पूछताछ करेगी, है ना। अब अगर पूछताछ करेगी तो क्वेश्चन मार्क लगाएगी। तुम उस समय कहां थे, तुम कहां पर थे, तुम क्या कर रहे थे, यानी कि क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब सुनो, दे आर इन इन्वर्जन। अब ये कुछ नया चीज समझ में आ रहा है, इन्वर्जन। ध्यान से सुनना, इन्वर्जन क्या है बेटा? कोई भी चीज जानते हो, इंग्लिश में ग्रामर में जिसका जैसा नाम होता है वैसा उसका काम होगा। अब ध्यान से सुनना, आप रीजनिंग वगैरह पढ़े हो? कभी पढ़ते हो ना? मिरर छोड़ो, नहीं पढ़ते हो, रीजनिंग छोड़ो। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग तो कॉमन सेंस है। मिरर इमेज जानते हो? आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपना राइट हैंड उठाओ। बेटा सुभाष, मैंने कहा क्लॉज फ्रेज सब इसमें होगा, एकदम चुपचाप से समझो, बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं। आप लोग टेंशन क्यों लेते हो? मुझे एक चीज लगता है, लड़कों में एक प्रॉब्लम है, लड़के बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए जानते हो, जिस समय आप लोगों को आई लाइक यू बोलना हो उस समय आप आई लव यू बोल देते हो लड़कियों को, तभी तो मार खा जाते हो, है ना। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो लाइफ में, थोड़ा सा पेशेंस बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? भाई ये क्वेश्चन पूछेगा। इन्वर्जन क्या है? भाई इन्वर्जन सुनो क्या है। मिरर के आगे राइट हैंड उठाओगे ना तो मिरर में आपको आईने में लेफ्ट हैंड दिखेगा। इसका मतलब उसने क्या किया, आपकी जो छवि है उसको एज इट इज ऐसे पलट दिया ना, तभी तो आप ऐसे खड़े और अपने मिरर में कैसे ऐसे दिख रहे हो। इट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? ऐसे को ऐसे कर देना, दैट इज लैटरल इन्वर्जन। अब आ जाओ, नदी किनारे खड़े हो, आप ऐसे खड़े हो, आप पानी में ऐसे दिखोगे, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इन्वर्जन, है ना। तो भैया हम तो इंग्लिश ऊपर से नीचे लिख नहीं रहे हैं, हम तो इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं, यानी हम लिख रहे हैं आई एम मतलब हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि मेन वर्ब, ठीक है ना, यानी कि मेन वर्ब। मैंने कहा कि ये देखो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आप बोलोगे भाई ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, मैं इसको उठा के इधर बिठा दूं। क्या किया आपने उठाया हेल्पिंग वर्ब को और सेंटेंस को ऐसे रहने नहीं दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं रख के ऐसे कर दिया। अगर ऐसे नहीं रख के यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं रख के हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले कर दिया तो आपने उसको इन्वर्जन कर दिया ना। बोलोगे मैम लैटरली इन्वर्ट किया ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इंग्लिश को तो हम ऐसे लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे ना यार, तो हम खाली इन्वर्जन ही बोलते हैं, हम वर्टिकल इन्वर्जन बोलने की हमें जरूरत ही नहीं है। वर्टिकल इन्वर्जन हम क्यों बोले? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है। अब कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ तो ठीक है हेल्पिंग वर्ब बनाओ, नहीं हुआ तो, और तब भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं होना तो मेन वर्ब ही ले आना ऊपर आगे, वो है बी के फॉर्म में सिर्फ मेन वर्ब आगे आता है। इसीलिए उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं कहूंगी बेटा इन्वर्जन का मतलब हुआ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि हम ऐसे नहीं, हम ऐसे देख रहे हैं उसको, इन्वर्जन है ना, यानी मिरर इमेज ऐसे कर दिया उसका। दिस मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और इन्वर्जन होता है। ओके, अब मैंने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओपन एंडेड है और क्लोज्ड एंडेड है। भाई ये क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट्स योर फादर्स नेम, ठीक है, व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो कहोगे अब आपने नाम क्या बोलना है, मुझे क्या पता, है ना। आप क्या नाम बोलोगे अपने फादर का, मुझे तो पता ही नहीं। वेयर आर यू गोइंग, अब आप कहां जा रहे हो, आपने तो मुझे बताया ही नहीं।
मैं आपसे जो पूछ रही हूं उसका तो कोई भी जवाब हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि आपके फादर का नाम क्या है मुझे नहीं पता, आप कहां जा रहे हो मुझे नहीं पता। इसका मतलब कोई भी नाम हो सकता है। अगर कुछ भी आंसर हो सकता है तो इसका मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो अपनी मर्जी के अनुसार उत्तर देने की छूट देता है। दे अलाउ समवन टू गिव अ फ्री फॉर्म आंसर। ओके, समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूंगी, आर यू कमिंग? आप कहोगे यस या नो, यही कह सकते हो ना। डिड यू कम? यस या नो। ए बी सी डी, आंसर क्या है भाई? ए होगा, नहीं तो बी, नहीं तो सी, नहीं तो डी, यही चार में से कोई हो सकता है। जनरली हम यस और नो की बात करते हैं। ये है क्या? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। जब आपके पास जवाब सिर्फ ऑप्शंस में है, या तो यस या तो नो या तो कोई एक ऑप्शन, यानी आप कोई भी जवाब देने के पोजीशन में नहीं हो कि कुछ भी मर्जी वो दे दे। आपके पास सिर्फ ऑप्शन है यस या नो। ठीक है, यस या नो, तो वो क्या है? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। यानी जब आपको जवाब देने की पूरी छूट है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो आपके पास सिर्फ फिक्स्ड ऑप्शन है जवाब देने का, तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन से। और ये सारे आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। देखो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? स्ट्रक्चर तो दुनिया भर का है, अभी हम सारा स्ट्रक्चर भी इसमें नहीं करा सकते, ठीक है ना। स्ट्रक्चर भी दुनिया भर का है। लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू करिए, आर यू कमिंग। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करो? कोई बात नहीं, मेन वर्ब से ही कर दो, है ना। अगर इसका मतलब हो गया कि ये सब छोड़ो, हम लोग सीधा का सीधा क्वेश्चंस में आते हैं, और आपको मैं ये सारा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में दे दूंगी। लेकिन इसके पहले आज पिछले क्लास में आपको कुछ दिया था, है ना। चलो, मैं आपको जहां तक पढ़ाया था वहां तक दिया था, ठीक है ना। उसके बाद की बात अगर मैं कहूं, हाँ ये भी चला गया होगा, वो सब छोड़ देना। आप सिर्फ आना कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा, वो देख लो। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। भाई ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो यू हैव बीन डूइंग तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया है कि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आना चाहिए, है ना। मतलब अगर क्वेश्चन है कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट यानी कर्ता से शुरू नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कर्ता से शुरू नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब कि हम सब्जेक्ट से शुरू कर ही नहीं सकते, यानी यू से तो हम शुरू करेंगे ही नहीं। देखो जरा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब नेक्स्ट आओ, ठीक है WH फैमिली है, अच्छी बात है, WH फैमिली है, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैम ने बताया कि भाई ये सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तभी आगे जाके क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना। और मेरी बात सुनो ध्यान से आप लोग सब कोई अच्छे से। जब चैप्टर खत्म हो जाए तब एक फाइनल आपको प्रिंट आउट मिलेगा और उसको सेव करना, क्योंकि जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते हैं ना, तो आप लोग कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन चाहते हो, कुछ हम उसमें चेंजेस करते हैं, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। पढ़ाते वक्त महसूस होता है यार 2 क्वेश्चन और दे देना चाहिए था, शायद बच्चों को और क्लियर हो जाता। तो मैं क्या करती हूँ ना, प्रशांत रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, आप लोग खाली मुझे है ना, मैं आपको फ्रेंकली